उन लड़कों ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए ले गए। जब पांचों लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उनका छठा दोस्त भी आ गया, मगर वो जैसे ही कमरे में अंदर आया तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को वह सब करने में मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। या यूँ कह लें, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें इंसान को ख़त्म करके रख देती है। और मैं भी ना कभी पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफ़र पर निकल पड़ी थी। मैं रात 12 बजे से उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक दूसरे लड़कों ने मुझे नोच डाला। दर्द इतनी बेइंतहा पर था, लेकिन यह सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से अपनाया था। ना ही मुझे अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिस्म में उठने वाली दर्द भरी लहरों का। दो ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सारा तन जख्मी हो गया था। सोचकर ही मेरी आत्मा काँप रही थी कि और भी 3 लड़के थे और 3 लड़के मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने वाले हैं और मुझ पे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई रात ऐसी भी होगी। यह सब मैं एक भारी कीमत की वजह से कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर के ख्वाहिशों ने मुझे इस रास्ते पर ले आई थी जहां मैंने एक रात में ही 5 लड़कों के साथ रात गुजारने के लिए हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ मुझे यह फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। वह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर पर आने वाले दोनों नौजवान ने चंद लम्हों पर मुझे काबू पाकर मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया था। यह पहली दफ़ा था जब मुझे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस बाहर निकाली। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है मेरे पास, बाहर उसके और भी दोस्त इंतज़ार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वह फ़ौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नज़रअंदाज करता अपनी शिद्दतें मुझ पर बिखेरने लगा। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति ख़त्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह उतना ही मुझ पर हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा हो। मैंने धक्का देने पर वह पहले से भी ज़्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस क़यामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाता रहा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने तन पर डाली तो मैं काँप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ जख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा मुझ पर जख्म कर मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान पड़ चुके हैं। और फिर बचे उन 2 लड़कों ने तो एक एक घंटा मुझ पर इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वह तो अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और यह एक रात मेरी ज़िंदगी काली घनी रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा, खुद से करवटें बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ़ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी और तभी उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका छठा दोस्त भी आ गया है। मुझे इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर सकती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो उसे मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीखें क्यों निकली, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम मधु है और मेरी उम्र अभी 22 साल की थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होता। लोग बीएड की डिग्री हाथों में लिए सड़कों पर धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी के तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती है जो अपनी बारी के इंतज़ार में थे। ऐसे में मुझ जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी, जिसके पास ना तो तजुर्बा था और ना ही कोई डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी थी, क्योंकि बाबा के स्वर्गवास ने हमारी कमर तोड़ दी थी। बाबा घर में एक अकेले ही कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद थी। मेरी बड़ी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी उसकी बजाय मेरे कंधों पर आती है। मैं घर के बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि बाबा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही बाबा से एक बात पर नाराज़ रहती थी कि वह हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। मेरी नाराज़गी पर बाबा का चेहरा हमेशा उतर जाता। वो बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकारते, कहते, मधु बेटा तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वो दिन अपनी किस्मत में नसीब नहीं हुए और फिर बाबा नींद में ही ईश्वर को प्यारे हो गए। और जब हमें सुबह यह बात पता चली तो बाबा हमारे बीच नहीं रहे।
तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा हमारे लिए कितने अहम थे। जब तक वह हमारे पास मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नज़रें और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरतों से तो हम वंचित नहीं थे। बाबा के निधन के कुछ दिन बाद तक तो आस पड़ोस और ख़ानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो गए। मजबूरन होकर मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी भी कंपनी ने मुझे नौकरी नहीं मिली थी। हर कंपनी के बाहर हज़ार हज़ार नौजवान पहले खड़े होते थे। मैंने स्कूल का रुख किया तो यह देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई कि आधे दिन से भी ज़्यादा काम करने के बदले सिर्फ 6,000 मिल रहे थे, जिसमें घर के बिल ही चुकते हो पाते थे। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझसे मेरा तजुर्बा पूछते और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली तो मेरा एक दोस्त के भाई के ज़रिए मुझे एक पिज़्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। यह शहर के एक भीड़ भाड़ इलाके में बना हुआ पिज़्ज़ा हाउस था, जहाँ हर वक्त ही मर्दों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। काले रंग का फिटिंगदार पैंट कोट मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज़्ज़ा हाउस का नाम लिखा था, और मुझे अगले दिन से नौकरी पर बुला दिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से काम थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिससे छोटे छोटे बाल कंधों पर फैले हुए हैं और वह बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैंने यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे यह नौकरी करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि यह मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। बाबा की मौजूदगी में कभी बिना ज़रूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी। पिज़्ज़ा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतने तंग कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक बहुत ही घुटन भरा काम था, मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है। मैं वहाँ से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी थी। मुझे देखकर उसकी आंखें आंसू आने लगे। मैंने माँ से कहा कि वह दरवाजे तक क्यों चली आई, तो माँ रोते हुए कहने लगी कि बेटी, बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन पिछले 2 महीने से हम बिल नहीं चुका पाए थे और शायद इसलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। माँ के आंसू ने मेरे लिए फैसले को बहुत आसान कर दिया था। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम ही मेरा बाजू हो और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादी करनी है। माँ ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और मैं सोच रही थी कि यह जिम्मेदारी मैं कैसे निभा पाऊंगी, लेकिन मुझे यह फ़र्ज़ निभाना था। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मुझे कहाँ नौकरी मिली है। इसलिए मैंने माँ से कह दिया कि एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मैंने नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक था और यह बात मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी कि यह वह कौन सी कंपनी है जहां दोपहर 3 बजे बुलाया है। मैंने झूठ कह दिया कि यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि माँ ने और ज़्यादा सवाल करने के बजाय मुझे तरक्की के ढेर सारी दवाएं दी और अगली दोपहर 2 बजे ही पिज़्ज़ा हाउस के लिए रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म पिज़्ज़ा हाउस में आकर ही बदली थी। मैनेजर ने मुझे पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते इंसान को वेलकम करोगी। और गुस्सा होकर कहा कि यह कैसा मुंह उठाकर आ गई हो, पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहाँ मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से मुझे गहरी सुर्खी लगाई। वह बड़ी तेज़ी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी और उसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि वरना काम करने को तो बहुत लोग मिल जाते हैं, मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी जब वह लड़की कहने लगी कि यह लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं। मैं जान गई थी कि यह नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि मेरी खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से ही दरवाजे पर खड़ी आने जाने वाले मर्द और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद बहुत कम आती थी, ज़्यादातर मर्द ही आते थे। रात हो गई तब तक मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुँचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी। माँ मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फ़ौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी। बाबा मेरे सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा उन्हें किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ़ से तड़पते तड़पते
कब मुझे नींद लग गई थी पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर से 2 बजे के करीब घर से निकल गई थी। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। यह काम मुझे थोड़ा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती, उसमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पाँव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जारी करनी पड़ती थी, क्योंकि यह मेरी नौकरी का नियम था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देने वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरी सांस रुकने लगती। यह पिज़्ज़ा हाउस जाते ही मेरी सांस रुकने लगती। यह पिज़्ज़ा हाउस मुझ जैसी वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते करते 1 महीना हो गया था। उस 1 महीने में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत अजीब था, लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर उस 1 महीने में टिप के काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। मैंने उन पैसों से बिजली का बिल पे किया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज़्ज़ा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज़ ही शाम के वक्त पिज़्ज़ा हाउस आते और सबसे कोने वाले टेबल पर बैठ जाते। वह टेबल मेरे ही हिस्से में था और रोज़ाना मैं ही उस टेबल के पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वह 5 ही 24 या 25 साल के नौजवान थे जो मुझे गहरी निगाहों से देखते थे, और आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने गई थी तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ कह दिया। उसने फ़ौरन ही अपना कार्ड निकालकर मेरे आगे रख दिया और कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो, अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वह कार्ड उठाकर अपने कोट के जेब में रख दिया तो वह मुस्कुरा उठा। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। रोज़ ही मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हम थोड़े फ्रैंकली हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया था और फिर माँ एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वह लोग जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधों पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारी का मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ कहने लगी कि अपनी कंपनी से लोन ले लो, कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए भी लोन मिल गया तो तेरी बहन कि अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 26 साल की हो रही थी और माँ उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो एक पिज़्ज़ा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही थी, लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अगले दिन मैं नौकरी पर सारा वक्त परेशान रही और यह बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह मुझे कहने लगी कि क्या बात है मधु, आज तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, सादगी से विदा कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वह ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की ज़रूरत ही क्या है। घर आकर मैंने माँ को यही मशवरा दिया कि वह सादगी से बहन की विदाई कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी कि हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर माँ नाराज़ हो गई और कहने लगी, ना जाने कैसे कैसे करके तेरी बहन के लिए एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इसमें भी नुस्ख निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो यह खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता। माँ की बात ने मेरा दिल दुखा दिया था और मैंने माँ को गले लगा लिया और उससे वादा कर लिया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वह अपनी जान पर खेलकर भी औलाद की ज़िंदगी के सारे सुख देता है और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत ही मुश्किल था। इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे मुझे भी नहीं पता था। दिन यूं ही परेशानी में गुजर रहे थे। मैंने पिज़्ज़ा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उसने मुझे देखा था मैं खुद ही ज़मीन पर गड़ गई थी। वह लड़के भी रोज़ाना पिज़्ज़ा हाउस आते थे। मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक कहने लगा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बार बार पूछने लगा कि मैंने उसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए मैंने उसे अपना
मसला बता दिया था, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयां कर सकूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह कहने लगे कि इतनी छोटी सी बात है, इसके लिए आप इस कदर परेशान हैं। हमने आपको अपना कार्ड इसलिए दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लें। मैं हैरत से उनके चेहरे देखने लगी। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन पाँचों ने फ़ौरन ही मुझे लाख रुपए की ऑफ़र दे दी। मैं उनकी तरफ देख रही थी। वह कहने लगे 1 लाख रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके कुछ काम आना होगा। उसकी बात सुनकर मैं ठिठक गई। उन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता है, यह बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फ़ौरन ही घबरा कर कहा मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह हंसकर कहने लगे, हमने तो सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वह आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रख कर लाख रुपया हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब लौटकर घर आई तो मेरी माँ और बहन मेरे इंतज़ार में थी। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और छोटी की शादी अपने छोटे बेटे के साथ करना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्चे में 2 शादियाँ हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते की बात सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। पैसों का कोई इंतज़ाम ना हो सका था और मेरी माँ मुझसे उम्मीद बांधे बैठी थी। मेरे एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डाली, जहाँ बहुत समय बाद खुशी नज़र आ रही थी। 2-3 दिन बाद मैं भी दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वह लोग वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है। वह भी इसी समाज में रहने वाले थे। मैंने अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दें, पैसों की इंतज़ाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वह लोग इस बात से बेखबर थे कि यह खुशी उन्हें मेरी आबरू की बर्बादी के बदले हासिल होने वाली थी। अगले दिन मैंने उन 5 लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे कि हम जानते थे कि आप ज़रूर मान जाओगी। उन 5 ने 1 रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बता दिया था कि साल के आखिरी की वजह से कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है और मुझे 1 रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर दिया है, इसलिए मैं उनकी बात मानने में मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर माँ इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे 1 रात रुकने की इजाज़त दे दी और पिज्ज़ा हाउस से छुट्टी होने के बाद उन 5 लड़कों के साथ चली गई। उन 5 ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब छठा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भीगा पड़ा था और मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। उसने तुरंत ही मुझे अपने बाजुओं में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल में ले गया, जहाँ शायद उसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरी जख्मी तन मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वह लड़का उन 5 का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी और उसने मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं उसी बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया था और उसके दोस्तों से भी वो लाख रुपए लेकर मुझे दिए थे। वह 5 बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी मेरे हाथों में आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी का ऑफ़र दिया था और यकीन दिलाया था कि मैं वहाँ इज्जत से नौकरी कर सकूँगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई है और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के दौर में बगैर किसी मतलब के मदद करने वाले लोगों की गिनती ना के बराबर है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों की इज्जत की नज़रों से देखें, क्योंकि वह बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती है।